हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम बीएसटी का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका वन शॉट रिवीजन लेंगे। पहले तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको पहला चैप्टर कैसा लगा, क्या उससे आपको क्लियरिटी आई, क्या इजीली आप उसको रिवाइज कर पाए। इसकी रिव्यू जरूर दीजिएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? उन जनरल गाइडलाइंस को कहते हैं जो हम अपने मैनेजमेंट में यूज करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होते हुए आपको दिखेगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कई जगहों से, कई चीजों से कंपैरिजन किया गया है। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या फिर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या अंतर होता है। तो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स बहुत रिजिड होते हैं, यूं ही चेंज नहीं होते, बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं और डू नॉट चेंज विद द टाइम बट चेंज विद द चेंज इन टाइम। होता क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डायनेमिक होते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। दूसरा सवाल उसमें होगा कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या अंतर है। तो मैनेजमेंट टेक्निक्स वो मेथड्स होते हैं जो हम अपनी बिजनेस में गोल अचीव करने के लिए मेथड्स यूज करते हैं, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो गाइडलाइंस होती हैं जो हम फॉलो करते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निक्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं लेकिन लेस होते हैं। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और इथिक्स में क्या अंतर है या वैल्यूज में क्या अंतर है? तो वैल्यूज इथिकल इन नेचर होती हैं बच्चों, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी गाइडलाइंस है, फ्लेक्सिबल है और टेक्निकल बाय नेचर है। वो जनरल गाइडलाइंस है और वो ह्यूमन गाइडलाइंस है, लाइफ की गाइडलाइंस है। हमारी वैल्यूज जो हम किसी भी काम में यूज करते हैं, चाहे वो इथिकल वैल्यूज हो चाहे वो नॉन इथिकल वैल्यूज हो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है भाई फीचर्स क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। पहला प्रिंसिपल जो फीचर है वो तो आप फर्स्ट चैप्टर का याद कर लो, ऑल परवेसिव, किसी की जगह पर यूज हो जाता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। दूसरा डायनेमिक इन नेचर, लेकिन बुक में आपको डायनेमिक इन नेचर नहीं दिखेगा, फ्लेक्सिबल दिखेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी या फिर डायनेमिक इन नेचर एक ही बात होती है। जनरल गाइडलाइंस बच्चों आपको डेफिनेशन से ही याद हो जाएगा। कंटिंजेंट मतलब अचानक होता है, पहले से हमें पता नहीं होता, सिचुएशंस आती हैं और फिर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज करते हैं वेरियस प्रिंसिपल्स। तो कंटिंजेंट होता है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कारण होता है ना बच्चों, तभी हम उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चीजें अपनी जगह पर नहीं है तो तुरंत अराइज हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जो कहता है इंसान और समान दोनों जगह पर होने चाहिए। तो इस तरीके से वो कहता है कि भाई कॉज एंड इफेक्ट। तो ये 5 फीचर्स रेडी करेंगे हम फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। इंपॉर्टेंस अगर आ जाता है इस चैप्टर का तो इंपॉर्टेंस फर्स्ट चैप्टर के ही लिखाएंगे। कौन से? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट मैनेजमेंट, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मीन्स पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट चैप्टर को कॉपी करेंगे, इंपॉर्टेंस को पेस्ट कर देंगे। चलते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है हेनरी फेयोल के गिवन 14 प्रिंसिपल्स। तो हेनरी फेयोल कौन थे? हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स भी कहते हैं उनको। जो ये बॉर्न हुए थे ना बच्चों, टर्की में बॉर्न हुए थे 1841 में। लगभग 30 साल स्टील कोल कंपनी में इन्होंने काम किया है और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी इंसानियत बहुत अच्छी थी। 14 प्रिंसिपल दिए और बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए बच्चों, एक एक करके उन्हें समझ लेते हैं। पहला प्रिंसिपल जो उन्होंने हमें दिया वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्रिंसिपल में हमारा हेनरी फेयोल कहता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलना चाहिए, सब काम डिसिप्लिन ऑर्डर में होना चाहिए, कोई भी डिले नहीं होगा और रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में सिस्टमेटाइज ऑर्डर से हमारा काम हो जाएगा और कोई भी वर्क ओवरलैप नहीं होगा, सिस्टमेटाइज्ड होगा, अनसिस्टमेटिकली वर्क नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने बोला डिवीजन ऑफ वर्क।
अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल काम को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना चाहिए, स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर आप काम को प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो काम कभी आपस में ओवरलैप नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, और जो जिस क्वालिफिकेशन के साथ है उसको वही काम मिल जाएगा। तीसरा है हमारा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हेनरी फ्योल कहता है कि एक्सेसिव अथॉरिटी है, अगर आपके पास अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पास तो यूजलेस है, और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, कोई भी अथॉरिटी नहीं है तो ये भी यूजलेस है। तो वो कहता है देयर शुड बी बोथ गो हैंड इन हैंड, इंसान के पास बराबर की अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसी तरीके से काम सिस्टमेटाइज ऑर्डर से अच्छे से गोल अचीव होगा और एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम होगा। आगे अगले प्रिंसिपल है उनका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है, वो कहता है सिंगल बॉस होना चाहिए जो सबको कमांड दे। देयर शुड बी ओनली वन सिंगल बॉस और फ्यू बॉसेस। अगर बहुत सारे बॉस होंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि किसकी बात माने, कंफ्यूजन ही इतना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन यूनिट वन प्लान, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सभी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ काम करने चाहिए। सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे, काम सही नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें हमारा हेनरी फ्योल कहता है कि अगर सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, कि जब डिसीजन मेकिंग पावर एक के हाथ में हो या फ्यू हैंड्स में हो। डिसेंट्रलाइजेशन द डिसीजन मेकिंग पावर पूरे में फैल रखी हो तो डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल कहता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी सम फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड सम फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर थोड़े थोड़े दोनों ही फीचर्स होंगे तो हमारा काम अच्छा होगा और गोल भी अच्छे से अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसमें हमारा हेनरी फ्योल कहता है कि मैन और मटेरियल, इंसान और सामान हमेशा सही जगह पर होना चाहिए। अगर वो सही जगह पर नहीं होंगे तो फिर काम डिले होगा, काम यूजफुल नहीं हो पाएगा और टाइमली हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो देयर शुड बी नॉट एनी डिले इन वर्क, सो द मैन एंड मटेरियल शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमारा हेनरी फ्योल कहता है कि हमें हमेशा केवल अपने बारे में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में अपने वेलफेयर के नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले सभी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हम केवल अगर एम्प्लॉयर हैं तो हम एम्प्लॉयर हैं, हम क्यों सोचे एम्प्लॉय की, या हम एम्प्लॉय हैं तो हम क्यों सोचे एम्प्लॉयर की। तो हमें केवल अपने लिए नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। इसे कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में हमारा हेनरी फ्योल कहता है कि जो जैसा काम कर रहा है उसको उसकी तनख्वाह तो अच्छी मिलनी चाहिए, कम से कम उसकी बेसिक जरूरतें तो पूरी हो। और बेसिक क्या बच्चों, उसको फेयर वेजेस मिलने चाहिए, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो वेजेस हैं उसे वो मिलने चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए। और ये नहीं है कि कम से कम उसको पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसको जो तनख्वाह मिल रही है वो इतनी मिल रही है कि वो एक अपना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलेंगे हम, मतलब ये वॉइड ना हो। इसके लिए हमारा रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल में हमारा फ्योल कहता है कि देयर शुड बी फेयर वेजेस गिवन टू द एम्प्लॉय ऑफ द वर्क डन बाय देम, दिस इज रेम्यूनरेशन। दूसरा है हमारा रेम्यूनरेशन के बाद है बच्चों स्केलर चेन। तो 10th पे चलते हैं, 10th पॉइंट है हमारा स्केलर चेन। तो स्केलर चेन में हमारे फ्योल ने एक चेन बनाई है जो हमारी कैसे चलती है अभी दिखाते हैं। अ चेन ऑफ अथॉरिटी, अ लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल, अ लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। If D want to convey some message to F, then D to C, then C to B, then A, then A to E, then F, और तब हमारा मैसेज पहुंचेगा। फ्योल कहता है कि अगर आपको अर्जेंट मैसेज देना है तो उन्होंने एक प्लांक बनाया है
जिसे कहते हैं गैंग प्लैंक। इसमें डायरेक्टली सेम लेवल के लोग आपस में इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं और सेम लेवल, जिसे कहते हैं गैंग प्लैंक एंड स्केलर चेन प्रिंसिपल ऑफ फेयोल। उसके बाद 11th प्रिंसिपल पे चलते हैं, वो है हमारा स्केलर चेन के बाद आ गई हमारी एस्पिरिट डी कॉर्प्स इक्विटी 11th है। उसके बाद इक्विटी माने हो गया हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी हमारा फ्योल कहता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। किसी को भी इस बेस पर हमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सबको इक्वल मानना है। मान लो मेल फीमेल जेंडर इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं, एक को ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं क्योंकि वो आदमी है, औरत है तो कम पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सबको बराबर का मेहनत की तनख्वाह देनी है, उसे बोलेंगे इक्विटी। एस्पिरिट डी कॉर्प एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो ये मत कहना कि मेरी फ्रेंड एकता है और उसमें बहुत बल है, नहीं। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर हम सब काम को यूनाइटेड कर रहे हैं तो काम अच्छा होगा, स्ट्रेंथन वे में होगा। लेकिन अगर हम फूट डालो राज करो वाला काम करेंगे तो ऐसा काम अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसी केस स्टडी जब इसमें आती है तो आई एंड बी करके कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसका आंसर एस्पिरिट डी कॉर्प्स है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव प्रिंसिपल में हमारा जो फेयोल होता है वो कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉय के सजेशंस को भी वेलकम करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए कि वो अपने सजेशंस दें ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छा काम करें। और 14th और आखिरी प्रिंसिपल में हमारा आखिरी हेनरी फेयोल आखिर में लास्ट में कहता है, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है तो उसको स्थिरता से काम करने दो, फ्रीक्वेंटली उसको ट्रांसफर मत करो, इससे वो काम को समझ भी नहीं पाएगा और उस काम को तब तक वो सीख पाएगा तब तक उसे ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो एक पर्सन को द पर्सन शुड बी वर्क इन अ प्रॉपर टाइम पीरियड and there should be no any insecurity of job. The termination should not be frequent so that the person can learn the work and easily do the work in a very proper way. This is known as stability of tenure. उसके बाद हम चलते हैं हमारे फेयोल के एफ.डब्ल्यू. टेलर के पास। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तूने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, मैं भी 4 प्रिंसिपल दूंगा, तो 4 मैं टेक्निक भी दूंगा। तो 4 प्रिंसिपल दिए हमारे टेलर ने और टेक्निक दी 4। तो टेलर थे कौन? टेलर हमारे यूएसए में तो पैदा हुए थे, और यूएसए में पैदा होने के बाद जब टेलर पैदा हुए बच्चों, तो टेलर को किसके फादर कहा जाता था? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1878 में पैदा हुए। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और बहुत अच्छे इंसान थे। सच में बच्चों, आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको टेलर का बहुत सारा वर्क दिखेगा। आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना जब, तो कई चैप्टर्स में आपको टेलर का जिक्र किया जाएगा कि टेलर ने कितना काम किया। इंडस्ट्रियल एक्ट पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्रीज और लेबर के लिए भी हमारे टेलर ने बहुत काम किया था। फिलहाल में हम अपने इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। तो 4 प्रिंसिपल जो इन्होंने दिए हैं, उसमें पहली पे हमारी प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। उन्होंने कहा कि भाई एकता को मत तोड़ो, एकता को मत तोड़ना प्लीज बच्चों, एकता को मत तोड़ना, क्योंकि अगर आप काम प्रॉपर यूनाइट वे में कर रहे हैं, डिस्कार्ड मतलब नहीं तोड़ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव होगा। तो यहाँ पर किन किन की एकता की बात हो रही है? तेरी एकता, मेरी एकता, ये मत कहना। यहाँ पर हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में बात हो रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की एकता, इन दोनों की यूनिटी। कभी भी एम्प्लॉयर को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना और एम्प्लॉय को हल्के में नहीं लेना। बोथ शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, दे शुड चेंज देयर मेंटालिटी, बोथ इसको बोलेंगे मेंटल रिवॉल्यूशन। तो employees thinks that the employer are taking a lot of work. Employer thinks that there is not work and it done by the employee. This change in the attitude of both employer and employee is known as mental revolution. दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल है इसको बोलेंगे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये कहता है कि भाई कॉपरेशन से काम करो, इंडिविजुअलिज्म मत करो कि केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, एम्प्लॉयर अपने बारे में सोच रहा है, एम्प्लॉय अपने बारे में सोच रहे हैं, नहीं, कॉपरेशन से काम करो। यदि आप कॉपरेशन से काम करोगे तो काम अच्छा होगा। तीसरा है बच्चों हमारा प्रिंसिपल, इसे हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय
टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। और फोर्थ है इसका हमारा जो प्रिंसिपल वो है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब। तो कॉपरेशन और बता दिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। मान लो बच्चों आपके घर में एक कोई भी सुंदर सा फ्लावर पॉट है, अगर आप उसको बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे, तो थोड़े दिन बाद वो गंदा लगने लगेगा और वो सुंदर सा खिलखिलाता हुआ फ्लावर पॉट बिल्कुल डस्टबिन में पलट पटकने वाले फ्लावर पॉट जैसा हो जाएगा। तो यही हमारी लाइफ के साथ है, अगर हम अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे, डेवलप नहीं करेंगे और बिल्कुल पुराने जमाने वाली स्किल्स और चीजों को यूज करेंगे, तो हम आज की प्रेजेंट सोसाइटी के साथ नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमारा जो टेलर है वो कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को वर्कशॉप्स के साथ, सेमिनार्स के साथ और भी नए नए टेक्निक्स के साथ उनको डेवलप करना है, उनकी स्किल्स को बढ़ाना है। और साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब में वो कहता है कि काम को कभी भी रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग मत करो, प्रॉपर सिस्टमेटिकली सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, भर्ती करो लोगों की स्किल्स, नॉलेज, प्रॉपर इंटरव्यू के साथ, सिलेक्शन स्किल्स के साथ। अगर आप साइंस का रूल फॉलो करोगे, जो थंब रूल नहीं करोगे, तो डेवलपमेंट होगा और गोल अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का। इसके साथ साथ हमारे टेलर ने 4 टेक्निक्स भी दी। पहली टेक्निक थी इनकी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में हमारा टेलर कहता है कि जो जैसा काम करे उसे वैसी तनख्वाह दो, कोई जो कम काम कर रहा है उसको कम तनख्वाह दो, कम से कम वो मोटिवेट तो होगा जो ज्यादा काम कर रहा है, और जो ज्यादा काम कर रहा है उसको तो देते रहो ज्यादा तनख्वाह, कम कम जो अच्छा काम नहीं कर रहा वो तो उससे इंस्पायर होगा। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम टेक्निक सेज द पर्सन हु इज डूइंग वर्क इज पेड मोर, द पर्सन हु इज नॉट डूइंग वर्क इज पेड लेस। तो पर्सन शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें कहते हैं कि काम को प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करो, नए नए टेक्निक को यूज करो और काम को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, बल्कि काम को बहुत इजीली सिंप्लीफाइड वे में करो ताकि अच्छे से गोल अचीव हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे। और तीसरा हमारा जो उन्होंने टेक्निक दी है वो है बच्चों फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या हुआ है, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को जो टेलर है उन्होंने क्या कहा, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्ट द डिवीजन ऑफ वर्क इन 2 डिपार्टमेंट्स। पहला डिपार्टमेंट है बच्चों इनका प्लानिंग डिपार्टमेंट। पहला है बच्चों प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसमें प्लानिंग इंचार्ज काम कर रहा है, और एक है बच्चों जिसमें हम बोलेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है बेटा, तो एक में हो गया प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा हो गया बच्चों हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। तो जो हमारा प्लानिंग इंचार्ज है और प्रोडक्शन इंचार्ज है, 2 डिपार्टमेंट हेड्स हैं, इंचार्जेस हैं, वो अकेले पूरे काम को नहीं कर सकते। तो टेलर कहता है कि हमें उनको भी उनके अंडर में 4 फोरमैन्स, हेल्पर्स देने चाहिए। अगर ये 8 लोग मिलके काम करेंगे और सभी लोग मिलके वर्कर्स को देखेंगे तो काम बहुत ही अच्छे से होगा। तो उसमें कौन कौन से लोग हैं, सबसे पहला है प्लानिंग में बच्चों रूट क्लर्क। सबसे पहला है बच्चों प्लानिंग में रूट क्लर्क। और रूट क्लर्क क्या बताता है बच्चों, रूट क्लर्क बच्चों सीक्वेंस बताता है कि काम को किस स्टेप्स और सीक्वेंस के साथ करना है। दूसरा है बच्चों इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नाम से ही लग रहा होगा कि वो हमें इंस्ट्रक्शन बताता है। तीसरा है बच्चों हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, काम को कितने टाइम में करना है, काम को कितने टाइम में करना है। और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, काम को कितने टाइम में करना है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और कितने लागत लगानी है, कितने कॉस्ट खर्च करनी है। और चौथा है डिसिप्लिनेरियन, जो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। तो प्लानिंग के अंदर ये 4 फोरमैन्स है। प्रोडक्शन इंचार्ज में पहला है बच्चों हमारा रिपेयर बॉस, जो अगर कोई भी मशीन खराब हो रही है, कोई भी चीज खराब हो रही है, रिपेयर मांग रही है, उसको देखेगा। गैंग बॉस देखेगा कि सभी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, सारी मशीन, सारी चीजें, सारा इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें अगर हमारे पास हैं, गैंगडअप है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं। और तीसरा है स्पीड बॉस, काम की स्पीड देखेगा, काम स्लो स्पीड में तो नहीं है, बहुत फास्ट स्पीड में नहीं है। और इंस्पेक्टर काम का इंस्पेक्शन देखेगा। तो 4 फोरमैन प्लानिंग के अंदर, 4 फोरमैन प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, और यहाँ आ गया बच्चों रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। एक और इन्होंने हमारा टेक्निक दी है 4th नंबर की, जिसे कहते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर पहली स्टडी है टाइम स्टडी,
जिसमें हम देखते हैं कि एक कितने एवरेज टाइम में एक एवरेज वर्कर को काम करना चाहिए। उसके लिए स्टॉप वॉच पहन के 100 लेबर को काम करने दिया, वो कितने टाइम पे थक रही थी, एवरेज टाइम निकाला और वो निकल के आया हमारा टाइम स्टडी। नेक्स्ट है फटीग स्टडी कि रेस्ट लेवल कितने टाइम के बाद मिलना चाहिए, कितना रेस्ट लेवल होना ही चाहिए, वो फटीग स्टडी बताता है। नेक्स्ट है मेथड स्टडी, इसमें भी हमारे टेलर ने दोनों मेथड से काम होने दिया, लेबर इंटेंसिव, मशीन इंटेंसिव, दोनों से जिससे भी अच्छा काम हुआ उन्होंने वही मेथड यूज करा, इसे कहते हैं मेथड स्टडी। और नेक्स्ट है हमारी मोशन स्टडी, उन्होंने दोनों मोशन को स्टडी किया, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्टिव मोशन, और जो प्रोडक्टिव मोशन थे उन्होंने कैप्चर कर लिया, अनप्रोडक्टिव को फेंक दिया कि भाई तू हट, मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने लेबर को एवरेज में काम करने दिया, तो प्रोडक्टिव मोशन को लेकर अनप्रोडक्टिव को इग्नोर किया, इसे कहते हैं वर्क स्टडी। तो यहाँ पर हमारी टेक्निक भी फिनिश हो गई। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारी बुक में वो है कि भाई मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स कौन कौन सी हैं बच्चों। तो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक में पहली है बच्चों हमारी जिसका नाम है केजन, याद रखेंगे केजन। दूसरी है सिक्स सिग्मा। तीसरी है ऑपरेशंस रिसर्च, ठीक है। और चौथी है हमारी, ये भी बहुत फेमस है, लीन मैन्युफैक्चरिंग। और पांचवी है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। पहली है केजन चेंज फॉर बेटर। केजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, इतना ही याद रखिए। दूसरी है सिक्स सिग्मा कहती है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए आपको क्वालिटी वेरिएशंस करने पड़ेंगे। For improving the efficiency, there should be variation in the quantity. Reducing the quantity variation. It refers to improving efficiency by reducing the quantity. क्वालिटी वेरिएशन, क्वांटिटी नहीं बच्चों, क्वालिटी, क्योंकि चीजों की क्वालिटी होती है। By reducing the quality variation. और तीसरा है बच्चों ऑपरेशन रिसर्च, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ऑप्टिमाइज, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर, ठीक है, नुकसान जो वॉर के हैं। और लीन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 7 वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन है, वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाना ताकि अच्छा रिटर्न आए बच्चों और कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। उसके बाद कोई आपसे पूछे कि भाई सिमिलैरिटी क्या थी हमारे टेलर में और फियोल में, तो पहली सिमिलैरिटी दोनों ने डिसिप्लिन की बात की है, दोनों ने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बात की है, दोनों ने ही डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है। इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप में कर ली, उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर ली, और दोनों ने हार्मनी की बात की है। तो दीज आर द 4 सिमिलैरिटीज ऑफ टेलर एंड प्रिंसिपल। और दोनों की अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस क्या है, एक को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। जो हमारे टेलर थे उन्होंने जो स्टडी की है वो एम्फसाइज किया है वर्कर्स एफिशिएंसी पे, जो फियोल हैं उन्होंने मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे फोकस किया है। और जो टेलर हैं वो पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकम फेमस फॉर दिस फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और वो रिसर्चर थे और उन्होंने फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया है। Of Taylor techniques are expressed in scientific way. Fayol techniques are not expressed in scientific way. They are worked as a theoretical management. और इस तरह से जो भी 4 आपको इनके डिफरेंसेस याद हो रहे हैं, एक ने 4 टेक्निक्स और 4 प्रिंसिपल दिए, एक ने 14 दिए, एक को किसके फादर, एक को किसके फादर, एक ने वर्कर एफिशिएंसी, एक में मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इस तरह से 4 डायरेक्टली याद कर लीजिए। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों। इनके प्रिंसिपल्स में से कुछ भी केस स्टडी आएगी आपको अच्छे से रेडी करना है। फंक्शनल फोरमैनशिप लॉन्ग में आ सकता है और प्रिंसिपल्स तो कभी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी टिप्पी दे देते हैं। आप इसको स्टडी करो, तैयार करो, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।